Good morning to all on my YouTube channel MN Classes. Today we'll discuss authority and claim. तो गाइज मैं इतने दिनों से इस वीडियोस नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। तो अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि मैं कोई किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं आ रही आपको। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ मेरा वे ऑफ मेथड अगर मुझे चेंज करना चाहिए तो मुझे उस चीज़ के लिए प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे तभी मोटिवेशन मिलती है, मैं वीडियोस बना पाता हूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इस पर लिखा हुआ है कि फॉर दिस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट shall appoint the authority who will hear the employees but dispute between the employer and employees regarding the रेट ऑफ द वेजेस। तो इसमें लिखा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो एक कोई अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है जो कि इनके डिस्प्यूट सुने एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में हो, और वो किसके रिगार्डिंग हो, रेट्स ऑफ वेजेस के, मतलब वेजेस के रिगार्डिंग उनके क्लेम्स हो, कोई डिस्प्यूट हो। ठीक है, अब बात करता है सेक्शन 20 जो कि बात करता है क्लेम की। तो उसमें लिखा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें लिखा है कमिश्नर फॉर वुमेन्स कंपनसेशन। अब देखो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो किन किन लोगों को अपॉइंट कर सकता है। कमिश्नर फॉर सॉरी वुमेन नहीं है, सॉरी, कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, पहला। दूसरा, ऑफिसर लेबर कमिश्नर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो कोई भी लेबर कमिश्नर ऑफिस अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, फिर तीसरा है ऑफिस वो कोई भी ऑफिसर जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ द लेबर कमिश्नर होना चाहिए। ठीक है, फिर है कि एनी अदर ऑफिसर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ जज ऑफ सिविल कोर्ट और स्टिपेंडरी मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि सिविल जज हो और स्टिपेंडरी मैजिस्ट्रेट हो। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन चार लोगों को अपॉइंट कर सकती है एज अ क्या कहते हैं इनकी डिस्प्यूट सुनने के लिए। ठीक है, फिर आता है कि इसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या हैं। सर ये तो काटा हुआ है ना मैंने। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है आपको। अब सीधे आते हैं पावर ऑफ दिस अथॉरिटी, इनके पास क्या पावर है। टू हियर द क्लेम्स, ठीक है। इंक्वायरी एंड द डायरेक्शन विल बी फाइनल, ठीक है। देयर हैव पावर एंड द सेम एज सिविल कोर्ट, ठीक है। इसमें हमने ऊपर भी पढ़ा था कि सिविल कोर्ट की, जब सिविल जज सिविल कोर्ट की उसमें पावर्स होगी, ऑब्वियसली बात है ये तो। ठीक है, तो ये चीज लिख सकते हैं आप इसमें। फिर आता है कि हु कैन क्लेम अंडर दिस सेक्शन। अब वही क्लेम कौन कौन कर सकता है। देखो एम्प्लॉय कर सकता है, हिज एम्प्लॉयर, ऑफिशियल ट्रेड यूनियन कर सकता है एंड एनी अदर ऑथोराइज पर्सन कर सकता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया कोई भी एम्प्लॉय और उसका कोई भी एम्प्लॉयर, उसका एम्प्लॉयर और ऑफिशियल ट्रेड यूनियन और एनी अदर ऑथराइज पर्सन। ठीक है, फिर दूसरा है कि एप्लीकेशन मस्ट बी विद इन द 6 months फ्रॉम द डेट व्हेन वेजेस बिकम द पेबल। ठीक है, भाई एप्लीकेशन 6 महीने के अंदर अंदर उनको फाइल कर देनी चाहिए। कब से, जब से उनको वेजेस नहीं मिले हैं। ठीक है, अब फिर आता है कि डायरेक्शन कैन बी गिवन इनटू वेजेस। ठीक है, इनटू वेज। अब भाई डायरेक्शन जो है दो तरीके से, मतलब जो ऑफिसर जो भी अपॉइंट होगा वो क्या क्या ऑर्डर दे सकता है, क्या क्या कह सकता है उसमें। देखो डायरेक्शन जो मिल सकती है तो मुझे मिल सकती है डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम वेजेस एंड एक्चुअल वेजेस। देखो मिनिमम वेजेस जो तुम्हारी थी, मान लीजिए उसकी एम्प्लॉय की सैलरी थी 10,000। ठीक है, 10,000 उसकी सैलरी थी। ठीक है, उसकी 10,000 सैलरी थी तो उसको, एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी सॉरी गाइज मैंने यहाँ पर गलत बता दिया आपको, एक सेकंड। हाँ ठीक है, देखो अगर मान लीजिए मिनिमम वेजेस जो थी 10,000 थी। ठीक है, 10,000 थी तो, और उसको जो मिली थी वो मिली है कुल 5,000। अब जब उसको 5,000 मिली तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो प्लस कंपनसेशन विच इज नॉट एक्सीडिंग 10 टाइम्स ऑफ डिफरेंसेस। जो डिफरेंस आएगा वो 10 गुना नहीं, 10 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
जो इनका डिफरेंस रहेगा उसका 10 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, पेमेंट ड्यू ड्यू टू एम्प्लॉयज प्लस कंपनसेशन नॉट मोर देन 10 रुपीज़ पर हेड, ठीक है। जो पेमेंट ड्यू होगी एम्प्लॉयज के ऊपर वो, और जो कंपनसेशन जो होना चाहिए वो 10 रुपये पर हेड। ये देख लीजिए कितना कम है, बताओ। If if claim compensation application was made malicious, then the employer has the liability to pay 50 rupees टू हिज एम्प्लॉय, ठीक है। अब भाई एप्लीकेशन जो थी एम्प्लॉय ने जो फाइल करी है वो मतलब गलत तरीके से करी है, गलत माइंडसेट था उसका कि भाई मैं इसमें फायदा उठा सकता हूँ, गलत फाइल करके मैं झूठा दिखा सकता हूँ एम्प्लॉयर को, उसने ऐसे वैसे। तो उसमें क्या है, उस केस में उसको 50 रुपीज पे करने पड़ेंगे एम्प्लॉयर को, ठीक है। तो ये हमारा था सेक्शन 20 था ये तुम्हारा। अब सेक्शन 21 बात क्या करता है, सिंगल एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। इसमें कि एम्प्लॉय कैन गिव ईदर सिंगल एप्लीकेशन और जॉइंट एप्लीकेशन। अब देखिए कई सारे एम्प्लॉयज, अब ये नहीं हो सकता है कि भाई एक ही एम्प्लॉय को उसको वर्क मिनिमम वेजेस से कम मिल रहे हो, कई क्या पता कितने सारे हैं। तो उसमें जितने कई सारे जो एम्प्लॉयज होंगे, या तो वो सिंगल एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं या वो जॉइंटली एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन 21 बात करता है। अब देखिए कि यहाँ पर सेक्शन 22 भी मैंने लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो इसको मेंशन कर सकते हैं इस वाले टॉपिक में, नहीं तो इसको मत लिखिएगा आप। मैंने थोड़ा ये है कि क्योंकि एग्जाम्स में कंटेंट बढ़ाना है, कंटेंट होना चाहिए तभी मार्क्स मिलते हैं। और आईपीयू आप मैं आईपीयू यूनिवर्सिटी से और मैं आईपीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो मुझे पता है इस चीज़ों का कि भाई कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतने मार्क्स मिलते हैं भाई, पेपर भरने के मिलते हैं भाई यहाँ पर तो मार्क्स, ठीक है। तो पेपर और मतलब सटीक आंसर लिखा होना चाहिए तभी मिलते हैं आंसर, ठीक है, मार्क्स। तो लिख लीजिएगा आप, सेक्शन 22 आप बात करते हैं पेनल्टी की। पेनल्टी बता दीजिएगा कि पेनल्टी क्या है इसमें। इफ एम्प्लॉय वायलेट द प्रोविजन गिवन अंडर द सेक्शन 20 और 13, देन द एम्प्लॉय इज लायबल टू इम्प्रिजनमेंट अप टू द 6 मंथ और फाइन। फाइन कितना, 500, और बहुत देखो 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है उसको, 500 का फाइन भी लग सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, पेनल्टी में ये है, ठीक है। और फिर आपका बात करता है सेक्शन 22A। इसमें जनरल प्रोविजन फॉर द पेनल्टी है, ठीक है। एनी वायलेशन ऑफ द प्रोविजन देन लायबल फॉर, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ लिखी है, अगर कोई भी प्रोविजन को वायलेट करता है तो उसमें 500 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। 22B बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, ठीक है। कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस विदाउट एप्लीकेशन इज में, ठीक है। वही कोर्ट जब तक नहीं इनिशिएट करेगी जब तक उसने एप्लीकेशन ना फाइल करी हो, ठीक है। वायलेशन ऑफ द सेक्शन 20, दे देन दे हैव टू मेक द एप्लीकेशन अंडर द सेक्शन 20 एंड देन आफ्टर द कोर्ट टेक कॉग्निजेंस, ठीक है भाई। उसको सेक्शन 20 के अगर वायलेशन ऑफ सेक्शन 20 है तो उसको पहले फाइल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 20, एंड देन आफ्टर और कोर्ट उसी के बाद कॉग्निजेंस लेगी, ठीक है। वायलेशन ऑफ सेक्शन 13 है तो देन दे हैव टू टेक सैंक्शन, देन विद इन 1 मंथ दे हैव टू, ठीक है, कंप्लेंट, ठीक है भाई। उसको अगर सेक्शन 30 का वायलेशन है तो उसका 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। वायलेशन सेक्शन 22, देन कंप्लेंट मस्ट विद इन द 6 मंथ्स, ठीक है। अगर से वायलेशन 22A का है तो उसको फाइल जो करनी पड़ेगी 6 के अंदर अंदर करनी पड़ेगी, ठीक है। 22AB। अब आ गया तुम्हारा सी। सी बात करता है ऑफेंसेस बाय, ठीक है। अगर ऑफेंस बाय कंपनीज है, कोई कंपनी ने ऑफेंस करा तो उस केस में क्या होगा, अंडर कंपनी इंचार्ज विल बी लायबल बट ही प्रूव दैट द ही मस्ट हैव नो नॉलेज और रीजनेबल केयर टेकन बाय हिम, देन ही इज नॉट लायबल, ठीक है। अगर कोई कंपनी है तो उसमें जो भी इंचार्ज होगा उस टाइम तो वो लायबल होगा, अगर वो प्रूव कर देता है कि भाई उसने रीजनेबल केयर ली थी और उसकी नॉलेज में नहीं थी ये सारी चीजें, तो वही वो लायबल नहीं होगा इस केस में, ठीक है। 22D बात करता है पेमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ड्यू टू द, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ड्यू टू द एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें है कि इफ एम्प्लॉय दैट हैपन द एम्प्लॉय हैव अ ड्यूटी टू डिपॉजिट द सम इन हिज अकाउंट, ठीक है भाई। अगर जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो इस केस में क्या है, एम्प्लॉयर को जो उसका अमाउंट था जो वो पे करता था उसको वो डिपॉजिट कर सकते हैं उसके अकाउंट में, ठीक है। 22E बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट ऑफ एसेट्स ऑफ एम्प्लॉयर विद गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें बात क्या करता है कि assets of employers will not be attached except if it is in favor of employees, ठीक है।
एसेट जो एम्प्लॉयर्स की होंगी वो तब तक अटैच नहीं करी जाएंगी जब तक वो एम्प्लॉयर्स के अगर फेवर में चीज़ होंगी तो हम जो एम्प्लॉयर की है एसेट्स वो अटैच कर सकते हैं, अगर नहीं है उसके फेवर में एम्प्लॉय के तो हम नहीं करेंगे attach। ठीक है, तो सेक्शन 23 बात क्या करता है, एक्सेप्शन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम लाइबिलिटी अंडर द सर्टेन केसेस। ठीक है भाई, एक्सेप्शंस क्या है कि भाई कैसे उसकी लाइबिलिटी खत्म हो सकती है एम्प्लॉयर की। इफ एम्प्लॉयर प्रूव दैट द ऑफेंस अकर ड्यू टू द अदर पर्सन देन ही इज नॉट लायबल। ठीक है भाई, एम्प्लॉयर जो है वो यही कह दे कि भाई जो ये ऑफेंस हुआ है वो इस उससे नहीं और कोई पर्सन लायबल है इसके लिए। ठीक है, तो इस केस में एम्प्लॉयर है वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 24 बात करता है बार ऑफ सूट्स। बार ऑफ सूट्स क्या क्या है, कहता है दिस सेक्शन सेड दैट देयर इज नो नीड टू फाइल अ केस इन अ सिविल कोर्ट फॉर रिकवरी ऑफ वेजेस, पर्सन कैन फाइल अ एप्लीकेशन अंडर द सेक्शन 22। ठीक है, बार ऑफ सूट्स का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन है उसका सेक्शन कोई भी उसको एप्लीकेशन फाइल करनी है तो वो सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग वो फाइल कर सकता है। सिविल कोर्ट में इसकी कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की जाएगी। ठीक है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है उसको फाइल करने की, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 फाइल कर सकता है वो। अब बात लास्ट सेक्शन है सेक्शन 25 जो कि है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। ठीक है, अगर कोई भाई मान लीजिए कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें कि उसने वेव ऑफ कर दिए सारे एम्प्लॉय के राइट्स, तो उस केस में क्या होगा, बिफोर और आफ्टर कमिंग दिस एक्ट। ठीक है, आने से पहले, इस एक्ट से आने से पहले या आने से बाद, तो अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसके उनके बीच में हुआ है तो वो वॉइड होगा। ठीक है, वॉइड एवन इशू होगा। ठीक है, तो आपके तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म हो गया है। तो बस यही था आज के टॉपिक में, अथॉरिटी एंड क्लेम में। और गाइज मैं इतने दिनों से वीडियोस मैंने बता ही दिया। ठीक है, आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, तो इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो इसमें जो भी केसेस होंगे मैं आपको केस नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। ठीक, इसी के साथ आज का ये हमारा मिनिमम वेजेस चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है यूनिट। ठीक है, और आप सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इतना ही रेलिवेंट है, इससे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा आपको इसमें। ठीक है, बस यही है। तो बस ठीक है, आज के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।